नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे पूर्वी छोरों में से स्थित अरुणाचल प्रदेश, जो भगवान बुद्ध की पावन धरा है, इस राज्य से 3 देशों की सीमाएं टच होती हैं: चाइना, नेपाल, भूटान। आज इस पावन धरा से, जहां आप देख सकते हो कि नवनिर्मित नदियां, जो सबसे पावन नदियां हैं, की कलकलाहट की आवाज़ आपको सुन सकती है, और नवनिर्मित पहाड़ जो लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, देखे जा सकते हैं। और इन प्राकृतिक सौंदर्यों की चीज़ों से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जिस तरह ये पहाड़ लगातार अपने कद को आसमान तक ले जा रहे हैं, जिस तरह नदियाँ अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को, पहाड़ों को चीरती हुई गुजर रही है अपने लक्ष्य की तरफ, उसी तरह हमको भी अपना जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि तुम चाहोगे तो आसमान जमीन पर आएगा, तुम चाहोगे तो धरा का हर कोना स्वर्ग बन जाएगा। कौन कहता है नसीब के किस्से बदल नहीं सकते? तुम चाहोगे तो वर्तमान क्या, भविष्य भी बदल जाएगा, भविष्य भी बदल जाएगा। और आज की जो वीडियो है मेरी, वो समर्पित है केंद्रीय विद्यालय टीचर्स के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उनके द्वारा जो प्राप्त किया गया अनुभव है उसके लिए। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने विद्यालय के एक बहुत ही शांत, अनुभवी और विद्वान शिक्षक साथी से, जिनका नाम है राम प्रसाद प्रजापत। वो अपने इंटरव्यू में, जो उनका इंटरव्यू हुआ था, उनके जो अनुभव रहे, जो उन्होंने सीखा, तैयारी से संबंधित कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो रोचक होगी, जानकारी से भरी होगी और आने वाले इंटरव्यू में आपकी बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो। तो आइए मिलाता हूँ मैं आपको राम प्रसाद सर से, जिनको प्यार से हम आरपी कहते हैं। तो आप हैं मिस्टर राम प्रसाद सर। नमस्कार सर। सर, अपने बारे में पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को कुछ। देखिए, मैं जो नाम मेरा राम प्रसाद प्रजापत है, तो जो मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो केंद्रीय विद्यालय DGQA चेन्नई में मैं सबसे पहले साउथ रीजन मेरे को मिला था। तो वहाँ पे मैं 4 साल के बाद यहाँ इस खूबसूरत जगह पे अरुणाचल प्रदेश टेंगा वैली में मैं आया हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया है। सर के साथ ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब सर, आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ जुड़े हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सके, तो हम बिना किसी देरी के उस चर्चा पे आते हैं सर। देखो, आपका जो सिलेक्शन हुआ है सर, वो 2017 में हुआ। जी बिल्कुल सर। तो आपने, सबसे पहले मैं बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ सर आपसे। जब आपने अपना KVS का इंटरव्यू दिया, रिटन एग्जामिनेशन का, उसको देने के बाद आपको क्या फीलिंग्स रही थी आपकी, उसकी फीलिंग्स बताइए सर। देखिए सर, जैसा जो बच्चा तैयारी करता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर तो होगा, रहता ही है कि यार अब पेपर तो दे आए हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग भी, हमने बहुत अच्छी तैयारी के साथ पेपर दिया था, लेकिन फिर भी जो मन का अंदर का जो भय था पेपर देने के बाद कि जल्दी से आंसर की आ जाए, हमें अपना स्कोर पता चले, तो ये इस प्रकार का जो भय था वो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी था, चल रहा था। तो सर, ये जो भय था, क्या ये जो भय है आपका इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ये आपके लिए बाधा बना था? क्या आपने छोड़ दिया था पढ़ना क्या? नहीं, एग्ज़ाम देने के 1-2 दिन से ही बाद ही मैंने जो है वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो लगा था कि हम अच्छा स्कोर करेंगे, जो भी मेरिट रहे, लेकिन मैं अपनी जो तैयारी है मैंने शुरू कर दी थी कि जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आता, चाहे आए या ना आए, पर मैंने अपने जो इंटरव्यू की जो तैयारी है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद। अच्छा, तो देखो, सर ने अभी बताया, और जैसा मेरा भी खुद का ये अनुभव रहा है कि जैसे ही हमने रिटन एग्जामिनेशन दिया था, उसके बाद अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको हमने छोड़ा नहीं। अभी मैंने केवल 1 या 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो बहुत से बच्चों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरा ये स्कोर बन रहा है, मैं तैयारी करूँ या ना करूँ।
तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, साथियों ये समय ये क्वेश्चन करने का है ही नहीं कि आप तैयारी करें या ना करें। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनना है और आपका स्कोर 115 से ऊपर बन रहा है या 110 भी बन रहा है, तो आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपको बिना किसी देरी के अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपके साथ क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं है, सबको एक तरफ रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला है तैयारी से संबंधित। तो अगले प्रश्न की तरफ हम आरपी सर के साथ चलते हैं। तो सर, आपका जो तैयारी करने का तरीका था वो कैसे बदला? आपने क्या चेंज किया उस तैयारी करने के तरीके में? जी, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम में हम लोग जैसे लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ते थे रोज़, जो रूटीन था। तो ज्ञान तो कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय को जो ज्ञान चेक करना था, नॉलेज अपना जो चेक करना था, वो रिटर्न में उन्होंने ले लिया था। लेकिन अब जो ज्ञान हमने जो लिया है, नॉलेज हमें जो हुआ है, उस ज्ञान का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका केंद्रीय विद्यालय को चेक करना था। वो भी जो कि इंटरव्यू के द्वारा वो करने वाले थे। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था, मैंने उस पर ज़्यादा काम किया। किस प्रकार से अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है, किस प्रकार से हम ज्ञान को जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है, यानी ज्ञानोपयोग, लिए हुए ज्ञान का कैसे उपयोग करना है, इस पर काम चालू कर दिया था। और अपना जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, अपने व्यक्तित्व में कैसे सुधार करना है, थोड़ा किस प्रकार से मुझे जो चीज़ें हैं उनको इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करना है, इस प्रकार की चीज़ों पे मैंने एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही काम शुरू कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर आरपी सर, जैसा आपने बताया अभी, इस पॉइंट को आप लोग भी ध्यान रखोगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। देखो सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो पढ़ने का तरीका है उसको कैसे चेंज करना है। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि अच्छा ये ऑप्शन आएगा तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा, यानी कि हम छोटी चीज़ों को दिमाग को हम ट्रेंड कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को कैसे याद रखा जाए। लेकिन उन्होंने बताया मैंने पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये दूसरे व्यक्ति को समझाऊंगा कैसे, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप जब अपने दिमाग को ऐसे समझाओगे तो आपका पढ़ने का तरीका भी वहीं से चेंज होगा कि भाई मैं अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड करूँगा। और यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखो टीचिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी विच एवरीवन कैन टेक एंड ड्रिंक। तो टीचर बनना है आपको तो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ताकि जो क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको आप समझा सको। आप कितने ज्ञानवान हो या ज्ञानी पुरुष हो, इससे मतलब नहीं है। आपके पास नॉलेज कम है लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस अच्छे से कर रहे हो, और वो एक्सप्रेशन जो है आपका बच्चों के दिल पर इम्प्रेशन छोड़ रहा है। तो ये चीज़ें फ़र्क डालेंगी, ये चीज़ें फ़र्क डालेंगी। बिल्कुल सर। तो सर आपने तैयारी शुरू कर दी, जैसा कि आपने बताया ही है अभी। तो देखो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपके काम आएगा ही आएगा, या आप उसी को करोगे तो ही आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं उससे आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। हम अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, उससे आपको टिप्स मिलेंगे कि आपको अपनी तैयारी करते समय भटकना नहीं है, किन चीज़ों को पढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आरपी सर, मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे, आपने तैयारी की, उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और इंटरव्यू का कॉल आया तो कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए सर, जब रिजल्ट आया तो उस टाइम एक प्रकार से, जैसे ये जब मेरा नाम उस लिस्ट में था तो एक मोटिवेशन मिला, अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ अपने आप पे कि यार चलो यहाँ तक अब मैं पहुँच गया हूँ, तो इससे आगे तक भी मैं अब जाऊँगा। तो जो मोटिवेशन मुझे, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तो जो मोटिवेशन अपने आप जिस चीज़ के लिए आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और उसमें अगर आपको सफलता मिलती रहती है तो हमें मोटिवेशन आगे के लिए मिलता रहता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, एक मोटिवेशन मिला और मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो और थोड़ी, जो पहले मैं कम समय दे रहा था बढ़ा दी, उसको और बढ़ा दिया मैंने। जी सर। तो सर आपका अनुभव क्या रहा होगा उसमें, उस जैसे समय आप भी? जब रिजल्ट आया होगा सर? जी। अच्छा, देखो अभी पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने कहा कि देखो मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने रफ्तार बढ़ा दी। सर को ये
था नहीं कि होगा मेरा या नहीं होगा, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। तो सर यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि एक कहावत कही जाती है कि जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो आप जाएं, क्या बिल्कुल। पता आगे उससे आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद दिखने लगे। तो आपको अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, उसकी रफ्तार को बढ़ा दीजिए। अब देखो सर, मेरा जो अनुभव रहा था ना, तो मैंने भी बहुत आपकी तरह ही तैयारी की थी, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी मैंने की थी। और जब मैंने आंसर की से मैच किया तो मेरा स्कोर बन रहा था 150 में से 150 में से 115 का स्कोर मेरा रहा था सर रिटर्न में। तो जब मैंने आंसर की से मैच किया तो ही मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि यार बहुत अच्छा स्कोर बना है। और उस समय नहीं पता था, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे, दोस्तों में हम 2-3 दोस्त थे, उनके ही इतना स्कोर बन रहा था, अच्छा स्कोर था। बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो मेहनत करने से कितना अच्छा स्कोर बन सकता है। मैं स्कोर से पहले मुझे अजीब सा डर लगा रहता था कि यार मैं तो इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, या मेरा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते थे। बिल्कुल यही चलते रहते हैं। लेकिन सर आपने भी वो कहावत तो सुनी होगी ना, देखो जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो लाइनें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी, मैं पढ़ता रहता था, तैयारी करता रहता था। देखो रिजल्ट आया, वो हो गया। अब ठीक है सर, अच्छा रहा वो भी ना। बिल्कुल सर। अब अच्छा, तो राम प्रसाद सर हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की या प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप अपना अनुभव बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल के अंदर गए तो आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उस अनुभव को साझा करें हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल सर। जैसे मुझे आज भी याद है कि जो मेरा इंटरव्यू था वो लखनऊ में हुआ था, और वो शायद 30 मई की बात थी। 30 मई को मैं गया था इंटरव्यू देने। तो जैसे गया तो जो जहाँ इंटरव्यू हो रहा था उससे लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पे दूसरा रूम था। उस रूम में हम सब लोगों को बिठाया गया, तो नंबर वाइज वहाँ पे बुलाया गया। तो जैसे जो बच्चे थे जो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो कुछ लोग हंसते हुए आ रहे थे, कुछ थोड़ा मायूस होके आ रहे थे, कुछ लोगों को वो 40 से 45 मिनट में बाहर आने दे रहे थे, कई लोग 30 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में भी कुछ बच्चे बाहर आ रहे थे। अच्छा, मतलब आप जब वहाँ जो इंटरव्यू रूम था उसके बाहर जब बैठे थे तो उसकी बातें बता रहे हो कि बच्चे जब इंटरव्यू रूम से बाहर आ रहे थे तो कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आ रहा था, कोई मुस्कुराता था, कोई थोड़ा उदास होगा, क्योंकि जिसका इंटरव्यू थोड़ा बेकार चला गया, जिसको लग रहा होगा कि मेरा बेकार हुआ, तो वो उदास आ रहा होगा। और थोड़े से हंसते हुए भी आ रहे थे। वो लोग कई बच्चों से बहुत टाइम ले रहे थे, कई बच्चों को 5 से 7 मिनट में भी फ्री कर रहे थे। ये भी था, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो लगभग 3 से 4 बजे हुआ था, जबकि इंटरव्यू टाइम जो था वो 9 बजे से स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग वहाँ पे 9 बजे ही पहुँच गए थे। तो उसके बाद जैसे मेरा नंबर आया तो गेट से मैंने उनसे परमिशन मांगी, मे आई कम इन सर। सर यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखो जैसे सर ने बताया, किसी बच्चे को 40 मिनट का समय दिया गया, किसी बच्चे को 5 मिनट में भेज दिया, किसी बच्चे को 10 मिनट में। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जो टाइम वो लेंगे वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट में, कि कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर आप देते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू में कम टाइम लगता है तो आपको जो नंबर है वो कम मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बिल्कुल आपका सर कितना टाइम लगा होगा इंटरव्यू में? मुझे सर उन्होंने मैक्सिमम 10 मिनट रखा था, 10 मिनट बाद मैं फ्री हो गया था। देखो 10 मिनट रखने के बाद भी सर का काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। और मेरा भी राम प्रसाद सर जो टाइम था ना वो केवल उन्होंने 10 मिनट लिया। जैसे आपने कहा, मेरा भी शाम को 6 बजे इंटरव्यू था, उनको जल्दी थी जाने की या फिर क्या था मैं नहीं समझ पाया। लेकिन बस 10 मिनट ही मेरा इंटरव्यू, लेकिन मेरा स्कोर उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया। तो टाइम पे डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ें। आगे बताइए सर, आगे क्या हुआ? गेट पे मैं खड़ा, उनसे परमिशन मांगी, मे आई कम इन सर। उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आ जाइए सर अंदर। तो मैं अंदर गया, उनसे विशेष किया, गुड आफ्टरनून सर बोला। तो उन्होंने भी मुझसे बोला कि गुड आफ्टरनून। उसके बाद जो चेयर रखी हुई थी जहाँ पे हमें बैठना होता है, मैं उस चेयर के पास खड़ा हो गया, मैं वहाँ बैठा नहीं। तो उनमें से एक सर बोले कि आप बैठ जाइए, तो फिर मैं उस चेयर पे बैठ गया। अच्छा, देखो सर ने अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हो 2 चीज़ें, कि बिना परमिशन के आपको अंदर नहीं जाना है, दूसरा विश करना है वहाँ पर, और बिना परमिशन के बैठना नहीं है। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर इन चीज़ों को नोट किया जाता है कि बंदा कितना अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर। हाँ राम प्रसाद सर, आगे। तो उसके बाद जैसे वो
मेरे हाथ में भी मेरी डॉक्यूमेंट फाइल थी, उनके पास भी होती है अपनी डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स कॉपियाँ। तो वो लोग, उनमें से 2 टीचर थे, वो डॉक्यूमेंट्स देखने लग गए थे और उनमें से एक सर बोले, जैसे मेरे नाम से उन्होंने अच्छा आप प्रजापत हैं, अच्छा। ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने कहा हाँ सर मैं प्रजापत। बोले प्रजापत कौन सी जाति में आते हैं? मैंने कहा सर प्रजापत जो कुम्हार जाति है उसमें उनके जाति के लोग हैं वो प्रजापत लगाते हैं। बोले अच्छा कुम्हार हैं आप? मैंने कहा हाँ। तो बताइए कि कुम्हार का मतलब क्या होता है? तो फिर मैंने उनको कुम्हार जो है उनका मतलब मैंने उनको बताया भी कि कुंभकार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, इस टाइप से मैंने उनको बताया। अच्छा, मतलब उन्होंने आपके नाम से ही प्रश्न बना दिया वहाँ पर। बिल्कुल हाँ। यानी कि जो आपका बायोडाटा होगा उसमें आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है, हाँ। वो क्या करता है, आप किस शहर से हैं, उस शहर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। आपका शहर अगर कुछ विशेष है तो उससे पूछ सकते हैं वो प्रश्न। आपका जो नाम है अगर उसका कोई अर्थ है तो आपके नाम का भी वो अर्थ पूछ सकते हैं। अच्छा, इस मेरा प्रकार के प्रश्न कर मेरा सकते राम हैं। प्रसाद सर एक दोस्त था ना, उसका भी इंटरव्यू था, तो वो फरीदाबाद में एक जगह है बल्लभगढ़, हाँ। तो उनसे पूछा गया था कि आप बल्लभगढ़ से हो, तो बल्लभगढ़ का एक राजा बहुत मशहूर है, उसका नाम बता दें। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर विशेष जगह से हैं तो उस जगह के बारे में वो आपको। पर ये हुआ सर वहाँ पे, जैसे ही उन्होंने मुझसे मेरे इस चीज़ का मतलब पूछा तो कहीं ना कहीं मैं भी उनसे बात करने में कंफर्टेबल हो गया था, और जो माहौल था वो मेरे को ठीक अच्छा लगने लगा था, कहीं ना कहीं मैं कहूँ। कंफर्टेबल हो हाँ गए जी, आप वहाँ पर। क्योंकि एक इजी सा प्रश्न वो पूछ रहे हैं, उनका आंसर भी अपने को आ रहा है, तो हमारे अंदर अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने का। अच्छा देखो, इस चीज़ के वो वहाँ जो पैनल होगा ना, सबसे पहले वो हमको जाते ही कंफर्ट फील कराएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल इजी। वो इंट्रोडक्शन से शुरुआत ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ इजी फील करें, क्योंकि हम जब इजी फील करेंगे तभी तो हमारे अंदर का जो बेस्ट टीचर है वो बाहर आ पाएगा। बिल्कुल सर। सर, वो कहीं ना कहीं लगभग इंटरव्यूज में जो एक सामान्य से प्रश्न है वहीं से ही कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर है वो स्टार्ट करते हैं। अगला क्या प्रश्न रहा सर, अगला क्या था? कि ये पूछने के बाद दूसरे जो सर थे पास में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा सर आप बताइए आपको इंग्लिश आती है? अच्छा। अंग्रेजी? तो जैसे मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ तो मैंने उनको यही कहा, देखो सर मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं इतना इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने ये आंसर उनको दिया उस टाइम। तो वहीं पास में एक मैडम बैठी थी, तो मैडम तुरंत उनके मेरे मतलब जैसे ही मैंने ख़त्म किया तुरंत ही बोली कि चलिए तो अपना इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में बताइए हमें। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं, अब देखो यहाँ तक पहुँचे हैं, रिटर्न भी हमने क्लियर किया हुआ है, तो इतनी इंग्लिश तो हमें आती है, जनरल सी बात है। तो जो मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में ही उनको बताया। अच्छा, तो यहाँ पर आपने उनसे क्लियर बोल दिया कि मैं अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं हाँ आती। बिल्कुल सर। अब यहाँ मुझसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपकी जो इंटरव्यू था उसका क्या मीडियम था, किस लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू दिया, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी जो लैंग्वेज आप जिसको जानते हो आप उसी को इंटरव्यू में प्रेफर करो, लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें अंग्रेजी में आपको आनी चाहिए, बेसिक जानकारी इंग्लिश की आपको होनी चाहिए, क्योंकि KVS जो है एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, इसमें आपको बच्चों को इंग्लिश में डील करना है, वो आपको होनी चाहिए। लेकिन आप वहाँ इंटरव्यू बाइलिंगुअल दे सकते हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पे। आप अगर वो क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछते तो आप उसका जवाब इंग्लिश में दो, हिंदी में पूछते तो हिंदी में दो, और बाई चांस आपको इंग्लिश में जवाब नहीं भी आता है तो आप उसका जवाब अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। कि जो मैं अभी इंग्लिश का इसका मीनिंग नहीं जानता, इस टाइप से आप कह सकते हो। कह कोई सकते हो कि मैं हिंदी में दे सकता जैसे हूँ। मैं जब बोल रहा था ना सर, हाँ। तो जो वर्ड्स मुझे इंग्लिश में आते थे उनका मैं यूज़ कर रहा था साथ साथ में, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी बात कर रहा था, लेकिन हिंदी में इंग्लिश के वर्ड को मैं मतलब मिला के बोल रहा था। अब मेरा भी यही था सर, सेम मेरा था। जब उन्होंने जवाब पूछे तो कन्वर्सेशन ऐसा नहीं इंग्लिश टू इंग्लिश हो, मैंने जवाब उनको हिंदी में दिए, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा टीचिंग करो तो टीचिंग को मैंने अपनी को इंग्लिश में किया, बायोडाटा मैंने अपना इंग्लिश में तैयार किया था, तो वो भी बोला। बिल्कुल सर, आप अपना जो बायोडाटा है, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश में एक अच्छी तरीके से बना लें, वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन के लिए वो पूछते हैं तो एक अपना अच्छा इफेक्ट पड़े, इससे इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपना बायोडाटा वो इंट्रोडक्शन है वो अपने को आना चाहिए। अच्छा, तो राम प्रसाद सर इसके बाद आगे क्या हुआ, किस विषय से प्रश्न पूछे गए? उसके बाद उन्होंने मुझसे मैथ्स से संबंधित, क्योंकि मैं जैसे 12th मैंने मैथ्स से किया हुआ है,
मैथ्स विषय से संबंधित उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन प्राइमरी लेवल के बड़े प्रश्न उन्होंने मुझसे नहीं किए। प्राइमरी लेवल पे जैसे डिवीजन से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लिकेशन से संबंधित उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, इस टाइप के प्राइमरी लेवल के प्रश्न ही उन्होंने मुझसे किए थे। यानी कि जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स देख रहे हैं कि आपके 12th में क्या सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन अगर आपने मेंशन किया उसमें क्या सब्जेक्ट है, अगर आप मास्टर डिग्री को वहाँ पर मेंशन कर रहे हो तो उसमें क्या सब्जेक्ट है, ये भी देखे जा रहे हैं ना। ठीक है राम प्रसाद सर, आगे क्या हुआ? आगे उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट्स में जैसे जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उस संस्था के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। एक प्रसिद्ध संस्था है जिससे मैंने डाइट किया हुआ है, BSTC मैंने किया हुआ है, तो उसके बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा करी थी। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ भी रहा एक, तो उन्होंने पूछा कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की है, तो उसने कहा कि मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से अपनी जो ग्रेजुएशन है उन्होंने की है। तो देखो वो कितने अलर्ट है, उन्होंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप बताइए इग्नू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि इग्नू की फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा जब इग्नू में ही यूनिवर्सिटी मेंशन है तो आप अलग से यूनिवर्सिटी क्यों मेंशन कर रहे हो? तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, यही आपके नंबरों को बढ़ाएंगी आगे आगे। तो राम प्रसाद सर, आपसे उन्होंने कोई पोएम वगैरह पूछी थी क्या? हाँ बिल्कुल, इससे अगला ही प्रश्न उनका पोएम का था। अच्छा कि अच्छा तो क्या आप हम जैसे प्राइमरी बच्चों के लिए कविताएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। तो जो मैडम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई पोएम आती है? तो मैंने कहा हाँ आती है। तो बोला हिंदी में आती है कि इंग्लिश में आती है? मैंने कहा मैडम चूँकि मैं दोनों में ही तैयार करके गया था, हिंदी की पोएम भी मुझे आती थी और इंग्लिश में मुझे पोएम आ रही थी। तो मैंने कहा मैडम दोनों में ही आती है। तो उन्होंने मुझे कहा चलिए आप इंग्लिश में हमें पोएम सुनाइए। इसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा भी खड़े होकर सुनाओ या, लेकिन मैंने चूँकि उनसे परमिशन ली कि सर क्या मैं यहाँ खड़े होके और उसको सुना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैं चेयर से खड़ा होके पीछे गया जहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था रूम में, तो मैं उस बोर्ड के पास जाके जो पोएम थी वो मैंने ढंग से तैयार की हुई थी, तो उस पोएम को मैंने विद एक्शन उनको करके दिखाया था सबके सामने। तो जो पोएम थी वो थी फ्लाइंग मैन वाली। उस टाइम मैंने जब उनको बच्चों को सुनाई थी, सॉरी पैनल को जो सुनाई थी, वो फ्लाइंग मैन वाली पोएम मैंने विद एक्शन उनको सुनाई थी। अच्छा, यहाँ पर एक्शन मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्राइमरी के बच्चों को पोएम्स को सिखाते हैं तो क्या होता है कि जब हम उनको एक ओरली सुनाएंगे तो बच्चे इतने इंडल्ज नहीं होते हैं, लेकिन जब हमको एक्शन कर करके दिखाते तो बच्चे हमारे साथ में इंडल्ज हो जाते हैं और क्लासरूम का जो वातावरण होता है वो एकदम जीवंत बन जाता है। इसीलिए हमको प्रेफर करना चाहिए वहाँ भी कि हम एक्शंस के साथ तैयार करके जाएं पोएम। बिल्कुल। तो आगे राम जैसे ही मैंने विद एक्शन के साथ वो पोएम सुनाई, मैं वहाँ खड़ा हो गया, मैं उधर आगे नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि यही पोएम आप बोर्ड पे लिख देंगे। तो मैंने जो पोएम थी जो उनको सुनाई थी वही पोएम मैंने पूरी पोएम है वो बोर्ड पे लिख दी। तो इससे शायद वो मेरी हैंडराइटिंग देखना चाह रहे होंगे, तो जो ब्लैक बोर्ड स्किल होती है वो उन्होंने वहाँ पे जांची होगी। तो वो जो मैंने उनको किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आ जाइए आप बैठ जाइए वापस। तो मैं फिर से वहाँ पे बैठ गया चेयर पे, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे साइकोलॉजी से संबंधित किए थे। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ ये बतानी राम प्रसाद सर हमको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों में सबसे मेन चीज़ ये भी है कि वो आपकी राइटिंग स्किल्स को ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप जो है ना फाउंडेशन डालने वाले हो, बच्चों की पढ़ाई के फाउंडेशन आप डालोगे, तो बच्चों की जो फाउंडेशन में सबसे पहले लेखन, मतलब पठन और लेखन, ये दोनों मजबूत होने चाहिए। तो जब तक शिक्षक एक आदर्श राइटिंग प्रस्तुत नहीं करेगा वहाँ तो बच्चे कैसे सीखेंगे? इसीलिए अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है तो आपको अभी से अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारने पे काम कर देना शुरू करना चाहिए। जी सर, आगे। उसके बाद जैसे मैं बैठ गया, उन्होंने साइकोलॉजी से संबंधित मुझसे प्रश्न पूछे थे। जैसे कुछ तो बहुत बेसिक प्रश्न पूछे कि बालक को कैसे परिभाषित करेंगे आप, विद्यालय को कैसे परिभाषित करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे थे। मतलब बालक का जैसे क्या एज ग्रुप तक के बच्चों को आप बालक कहेंगे, ऐसा उन्होंने पूछा था। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, मुझसे भी साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन पूछे थे। साइकोलॉजिस्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि CCA क्या होता है, CCA का क्या रोल है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, TLM की फुल फॉर्म क्या है, किस तरह के TLM आप यूज़ करोगे। तो साइकोलॉजी के इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। आगे राम प्रसाद सर क्या हुआ? इसके बाद तो बस सर इतना ही चला था मेरा, तो ज़्यादा टाइम उन्होंने मुझसे लिया भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा ठीक है सर आप जा सकते हैं। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। और बहुत सर, तो
तो देखो आज की वीडियो में हमारी जो वार्ता हुई है, जो वार्तालाप हुई है, उससे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य की। थैंक यू सर, थैंक यू।